दोस्तों नमस्कार। आज से लगभग 7.5 महीने पहले मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था जिसका नाम है वंडर अमर। उस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य था कि मैं अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्रेरित करूं कि वह भी एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, नवयुवकों की तरह खेल कूद कर सकते हैं, हंस सकते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, मोटर बाइक चला सकते हैं। तो प्रेरणा यही थी कि किसी प्रकार से वह अपने आप को कमज़ोर ना समझे। मैं खुद एक वरिष्ठ नागरिक हूँ और मैंने एक कोशिश की उनको दिखाने की, दर्शाने की कि अगर मैं यह एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ, मैं हाइकिंग कर सकता हूँ, मैं 19,000 प्लस फीट की ऊंचाई पर जा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं जा सकते। तो मेन मकसद मेरा यही था, उद्देश्य यही था चैनल का। लेकिन धीरे धीरे उसमें नवयुवक, मध्यम वर्ग के मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी जुड़ने शुरू हो गए, युवा युवतियाँ सब प्रकार से। तो फिर मैंने सोचा कि अब इन जो युवा वर्ग है या मध्यम वर्ग है उनके लिए भी मैं कुछ ब्लॉग्स डालूं, वीडियोस डालूं। तो इस पूर्ति के लिए इस दिशा में मैंने अलग अलग किस्म के वीडियो बनाने शुरू किए और जो भी मैंने टॉपिक्स उसमें चुने वो इस प्रकार से थे कि कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई मैं नसीहत अपने व्यूअर्स को दूं, नवयुवकों को दूं। मैंने बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों पर ब्लॉगिंग की है दोस्तों। मुख्यतः मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बात की वरिष्ठ नागरिकों को प्रेरित करने के लिए। उसके लिए मैंने उनको बताया कि किस प्रकार से आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, किस प्रकार से दिनचर्या आपने करना है। मैंने पर्यावरण पर बात की कि किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। मैंने जो प्राचीन मंदिर हैं उनके बारे में बात की, वह दिखाए अपने दर्शकों को ताकि वह उनसे अवगत हो जाएं कि हमारी प्राचीन धरोहर क्या है। मैंने दूर दराज के क्षेत्रों में जो स्थित गांव हैं वो दिखाए ताकि लोग जान सकें कि वहाँ रहन सहन कैसा है। मैंने साहसिक गतिविधियों को लोगों को दिखाया। मैंने अपने आप यह अपने पर प्रयोग करके यह बताया कि किस प्रकार से हम साहसिक गतिविधि कर सकते हैं। एक वरिष्ठ नागरिक भी सोलो कैंपिंग कर सकता है, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर अपना निर्वाह सेल्फ सफिशिएंट होकर वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, समय व्यतीत कर सकता है। मैंने अलग अलग रेस्ट हाउसेस बताए जो प्राचीन है, जो हमारे अंग्रेज़ों के टाइम के थे। और मैंने झरने बताए, मैंने फोर्ट्स बताए जो हिमाचल के यहाँ इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि राजाओं के टाइम में किस प्रकार से निगरानी की जाती थी। ऑब्जर्वेटरी पोस्ट थे, वो दुश्मन पर नज़र रखने के लिए थे। तो मकसद यही था कि कुछ ना कुछ मैं संदेश दूं। तो यह जो मैंने चीज़ें दर्शाई हैं लगभग 403 वीडियोस या ब्लॉग्स के माध्यम से दिखाई है दोस्तों। अभी हाल में एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में कुछ हमारे जो शीर्ष नेता हैं उन पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करने का एक मामला सामने आया। तो जिन्होंने यह अभद्र शब्द प्रयोग किए थे या जो उनके समर्थक थे उन्होंने यह कहने की चेष्टा की कि यह तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके दायरे में ये सब कुछ कर सकते हैं। तो जब दोस्तों मैंने इस बात का संज्ञान लिया कि कितने जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं वह भी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ हैं, तो मैंने सोचा कि जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ उसका मैं प्रयोग करूँ
और जो हमारे नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, और जो खासकर जो अधिक शिक्षित नहीं हैं, उनको बताऊं कि उनके कानूनी अधिकार क्या हैं, किस प्रकार से उन्होंने कानून के दायरे में रह के अपना जीवन शैली व्यतीत करनी है। तो जब मेरे जहन में ये आया कि मैं कानूनी बात करूं, तो दोस्तों यह बहुत एक लाजमी हो जाता है कि मैं अपना परिचय दूं आप लोगों को। मैं फेसबुक पर हूं, मैं इंस्टाग्राम पर हूं, मैं यूट्यूब पर हूं, परंतु मैंने अपना जो असली परिचय है वो कभी नहीं दिया दोस्तों। तो क्योंकि कानूनी जानकारी के लिए ज़रूरी है, तो मैं दोस्तों अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अमरजीत सिंह जसवाल है। मूल रूप से मैं ऊना जिला के सिंगनई गांव, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से आता हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने कुल्लू अपना निवास स्थान बनाया, और इसीलिए बनाया क्योंकि यह घाटी देवी देवताओं की घाटी है। हर गांव में कोई ना कोई देवी देवता है। तिरंगे जो यहाँ की हैं वो सारी बहुत ही प्योर हैं, और उनमें भक्ति का भावना दर्शाती हैं वो। तो मैंने बता दी कि मैं क्यों कुल्लू को चयन किया। दोस्तों, मैं विज्ञान में स्नातक हूँ, उसके बाद विधि में स्नातक हुआ। जो LLB की डिग्री है मैंने फर्स्ट क्लास सेकंड में हासिल की। उसके बाद मेरा चयन हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा में हुआ 1982 में। 31 मार्च 2015 को मैं सेवानिवृत्त हुआ सेशन जज के पद से। मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस पद पर मैं रिटायर हुआ सेशन जज के पद पर, वो सुपर टाइम स्केल का पद था। सुपर टाइम स्केल का मतलब ये है कि हाईएस्ट, जो टॉप लेवल का जो स्केल है, अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताना चाहूँ तो ये ऐसा है, यह इस प्रकार से है कि जैसे हमारे हाई कोर्ट के जजेस का जो बेसिक पे है 2,25,000 है, और जो सुपर टाइम का टॉप लेवल है वह 2,24,100 है, 100। तो मात्र 900 रुपये का फ़र्क है दोस्तों। यह मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको यह जानकारी मिले कि जो व्यक्ति आपसे कानून के बारे में बातचीत करेगा उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसकी क्या स्टैंडिंग है। तो दोस्तों, जब मैं न्यायिक सेवा में आया तो भिन्न भिन्न पदों पर रहा। शिमला में जब मैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, तो जो CBI अदालत भी CGM शिमला था, तो उस दृष्टि से मैंने हिमाचल में जो CBI के मजिस्ट्रेट लेवल पर केसेस थे उनको ट्राई किया। 2003 में सितंबर माह में हिमाचल प्रदेश में पहली फास्ट ट्रैक अदालत बनी, और उसको प्रिजाइड करने का अवसर मुझे मिला। तो जो हिमाचल की पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसका मैं पहला प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ दोस्तों। शिमला में वो शुरू हुई थी, और उस कोर्ट का मुख्य जो उद्देश्य था जल्दी से जल्दी शीघ्रतम न्याय देना। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जब से मैंने यह न्यायिक विभाग ज्वाइन किया, जुडिशरी ज्वाइन की, जहाँ जहाँ भी रहा मैं, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं शीघ्रतम न्याय दूँ, स्पीडी डिस्पोजल दूँ। और इस कारण से 2006 में, शायद 26 नवंबर की बात है, हमारे जो नेशनल एकेडमी है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में एक मीट हुआ था जिसका नाम था नेशनल मीट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिले एंड एरियर्स। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने हाई कोर्ट को लिखा, हमारे 25 हाई कोर्ट हैं, उनको लिखा कि
जो आपके स्टेट में बेस्ट डिस्पोजल करने वाले जजेस हैं उनके नाम चयन कीजिए आप। तो दोस्तों, मैं गर्व से बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मेरा नाम भी उन जजेस में भेजा हिमाचल प्रदेश की तरफ से, और नेशनल लेवल पर, इंडिया लेवल पर मैंने उस मीट में भाग लिया और हमने उसमें अपने विचार रखे और यह बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से स्पीडी डिस्पोजल की जा सकती है और किस प्रकार से जो टाइम मैनेजमेंट वगैरह है वह अनिवार्य है स्पीडी डिस्पोजल के लिए, और क्या क्या विधि होनी चाहिए। तो शायद उसके ऊपर फिर बाद में पेपर बना होगा जो हमारे दूसरे ट्रेनी जजेस हैं उनको भी बताया गया होगा कि किस प्रकार से आपने डिस्पोजल तेज करनी है। तो दोस्तों, यह मैंने इसलिए आपको जानकारी दी ताकि मैं अपने 33 साल में जो मैंने अनुभव हासिल किया वो आपके साथ शेयर कर सकूं, और जो मैं अब बात करूंगा कानूनी पहलुओं पर उसको आप गंभीरता से लें। अब मैं दोस्तों आपसे यह भी साझा करना चाहूँगा कि बतौर सेशन जज जो मेरी अधिकतम पावर थी उसका मैंने इस्तेमाल किया। अधिकतम पावर होती है फांसी की, तो ये केस में मैंने फांसी की भी सज़ा दी, और वो जो मैंने फांसी दी थी अभी तक भी वह शायद उसको रिवर्स नहीं हुआ है। कारण यह है कि जिसको फांसी हुई थी वह नाहन जेल से फरार हो गया था। तो अधिकतम जो मेरी पावर थी उसका मैंने इस्तेमाल किया, और यह पावर इसलिए इस्तेमाल करनी पड़ी दोस्तों ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि अगर आप कत्ल वगैरह करेंगे तो और जो हीनियस ऑफेंसेस या जघन्य अपराध करेंगे तो आपको सजाए मौत भी हो सकती है। और मैंने अपने जो स्टाफ है अपना उसमें भी अनुशासन लाने की चेष्टा की दृष्टि से एक जो हमारा कर्मचारी था उसको टर्मिनेट किया था। बाद में शायद वो बहाल हो गया था, लेकिन एक संदेश जाता है कि भाई आपने अनुशासन के अंदर ही काम करना है। तो यह इसलिए नहीं था कि मैंने किसी को पीड़ा पहुंचानी थी या किसी का परिवार के साथ मैंने अन्याय करना था। यह इसलिए था ताकि हमारा जो सिस्टम है सुचारू रूप से चले और सब लोग अनुशासन में काम करें। दोस्तों, मैं आपसे ये भी साझा करूंगा कि रिटायरमेंट के बाद मैंने यह निश्चय किया था कि कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब में नहीं लूँगा। हाँ, क्योंकि मेरा नाम हाई कोर्ट के जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनके पैनल में है, तो जो माननीय मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है जो कोई केस आर्बिट्रेशन के लिए मुझे भेजते हैं तो उनका मैं निवारण करता हूँ, निपटारा करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपने जीवन जो है अपने तरीके से जीता हूँ। एडवेंचर करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, मोटरसाइकिलिंग करता हूँ, खाना बनाता हूँ, दूर दराज क्षेत्रों में जाता हूँ, कैंपिंग करता हूँ, हाइकिंग, ट्रैकिंग सब कुछ करता हूँ दोस्तों। और अपनी मेरी अलग जीवन शैली है। तो यही मेरा लक्ष्य था अपना चैनल शुरू करने के लिए कि ताकि मैं अपने जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी प्रेरित कर सकूं कि वह अपना जो समय है जो एज वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन उसका सदुपयोग करें, अपने तरह से जीवन जिए, खुशहाल रहें, सेहत पर काम करें। अपना पूर्णतः परिचय देने के बाद अब दोस्तों मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि मैं अब क्या करने वाला हूँ। जो मेरे दूसरे जो ब्लॉगिंग है या वीडियो में बनाता हूँ वो तो यथास्थिति चलते रहेंगे। 403 हो चुके हैं और समय के साथ और भी बढ़ते रहेंगे। और उसके साथ साथ मैं अपने दर्शकों को कानूनी जानकारी भी दूंगा, क्योंकि इस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ तो अब अनिवार्य मैंने समझा
जो वो घटना देखी जिसमें कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को गाली गलौज या अभद्र शब्दों से को जस्टिफाई करने के लिए किया जा रहा था, अगर उनकी इस परिभाषा को मान लिया जाए, उनकी इस बात को मान लिया जाए, तब तो दोस्तों अनार्की फैल जाएगी। बेटा बाप को गाली देगा, अपने टीचर्स को गाली देगा, अपने पड़ोसी को गाली देगा, और जब बात आएगी तो बोलेगी मेरी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो जो मैंने अभी सब्जेक्ट्स चयन किए हैं जिसके बारे में जानकारी दूंगा, वह वो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जो कि हमारे 140 करोड़ जनता का जिससे संबंध है। मैं उनको बताऊंगा कि क्या उनके अधिकार हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने कानून के दायरे में काम करना है, अगर वो कोई गलती करते हैं तो क्या अपराध वो कर रहे हैं। दोस्तों जैसे बोलते हैं ना कि इग्नोरेंसिया ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, इसी प्रकार ये भी है कि इग्नोरेंसिया एक ब्लिस भी है और एक अभिशाप भी है। तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि हम अपने कानून के अधिकारों को या अपने कानून को जानें, क्योंकि ये नहीं हम कह सकते कि मुझे पता नहीं था कि अगर मैंने इस कानून का उल्लंघन किया तो क्या सज़ा है। तो इस बात पर उसको कोई डिफेंस नहीं है। तो यह ज़रूरी है कि हम अपने कानून को जानें। और जैसे मैंने बताया कि जो मैं कानून की बात करूँगा 140 करोड़ से, और मैं ये भी बताऊँगा कि जो एक शिशु पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने पर ही उसके अधिकार मिलते हैं उसको। लेकिन जो कानून मैं आपको बताऊंगा, जिन पहलुओं पर बात करूंगा, तो उसमें जो गर्भ में बच्चा है उसका भी कानूनी अधिकार बन जाता है। लेकिन अगर वो जो फीटस है, जो गर्भ है, वो 20 सप्ताह का हो। तो भिन्न भिन्न पहलुओं पर मैं बात करूंगा। और दोस्तों जो यह मेरी चर्चा चलेगी कानूनी, तो उसका शीर्षक रहेगा कानूनी जानकारी। यह कई पार्ट्स में चलेगी, धीरे धीरे पार्ट 1, पार्ट 2, इस प्रकार से जो मैं समझूंगा कि इस कानून पर बात करनी चाहिए मुझे। इससे जो हमारी मैक्सिमम जनता है उनका लाभ हो सकता है, वो जागरूक हो सकते हैं। तो वैसे मैं विषयों का चयन करूंगा दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों मैंने यह भी सोचा है कि जो हमारे नवयुवक हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं और जो सफलता नहीं मिल रही है, तो उस पर भी मैं चर्चा करूं, क्योंकि 33 साल का अनुभव है दोस्तों मेरा। 33 साल तो जुडिशरी का है, तो उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद 10 साल का और हो गया, तो 43 साल का जो अनुभव है वो भी मैं उनसे साझा करूं कि किस प्रकार से आपने अपना कैरियर का चयन करना है, किस प्रकार से आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें क्रैक करना है, और साथ साथ किस प्रकार से आपने अपने प्रोफेशन का चयन करना है, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे डांसिंग का हो, ड्रामा का हो, पत्रकारिता का हो, जो भी बहुत आजकल तो बहुत संभावनाएं हैं, तो उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो उससे जो अच्छा, और मैं इस बारे में चर्चा करूंगा कि जो आजकल कोचिंग का रिवाज चला हुआ है, ट्यूशन का रिवाज चला है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या अगर लेनी है तो कब लेनी चाहिए। इसी प्रकार जो ट्यूशन है वह कब अनिवार्य होगी, किस स्टेज पर ले सकते हैं आप। तो इन सब बातों पर मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। तो ये जो मेरा यह जो मैं इन विषयों पर बात करूंगा बहुत ही ज्ञानवर्धक रहेगी, और मैं पूरे दावे से कहता हूं कि इससे आप लोग बहुत ही लाभान्वित होंगे। और मैं बहुत ही सरल शब्दों में, जो कि एक मेरा जो अनपढ़ आदमी है वह भी उन बातों को समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उन टेक्निक्स को जान जाएगा कि किस प्रकार से आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्रैक करना है, सफलता प्राप्त करनी, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, और कब कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। अब आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों आदमी कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन जो सफलता है वो लगभग 0.017% है दोस्तों। तो इस पर अब पेरेंट्स का यही होता है कि जब बच्चा
कोई बीए कर लेता है, बीएससी कर लेता है, या कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, तो यही सोचते हैं कि हम उसको कोचिंग दिलवा देंगे और कोचिंग का मतलब है कि सफलता उनके कदमों पर होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा कि कब आपने कोचिंग लेनी है, नहीं लेनी है, तो सब पहलुओं पर बात करूंगा। और ये जो हमारे 140 करोड़ की आबादी है, वो उससे बहुत लाभान्वित होगी। तो दोस्तों, मैं अब अपनी नई सीरीज़ जो शुरू करूंगा, कानूनी जानकारी और जो हमारे टेक्निक्स बताऊंगा, मैं किस प्रकार से कंपटीशन में तैयारी करनी है, सफलता प्राप्त किस प्रकार से चयन करना है, अलग अलग शीर्ष के तहत मैं इनका आपसे बातचीत करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब नए स्वरूप में मैं आपसे मिलूंगा। ब्लॉगिंग जारी रहेगी और एक जो मेरा दायित्व है, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उसको मैं साझा करूंगा ताकि आप उससे लाभान्वित हो सकें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद।